आज मैंने बैकग्राउंड वाइट रखा है, शायद थोड़ा सा मैं काला दिखूंगा क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर हो नहीं पाई। बिजली वाले को बुला रखा है, 3 बजे आएगा, है ना, तो क्लास के पश्चात लाइटिंग ठीक हो जाएगा तो वाइट बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं दिखाई पड़ूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा काला दिख रहा हूँगा तो मुझसे तो कोई मतलब नहीं है ना, मतलब तो डेटा से है, डेटा सारी चीज़ें आप सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आज हम सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं उच्चावच, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं हम उच्चावच, और दूसरा टॉपिक देखेंगे भौगोलिक प्रदेश के बारे में कि बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले उच्चावच को देखते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों के अलावा यहाँ पर आपको पर्वतीय विस्तार भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दक्षिण में देखें तो दक्षिण में आपको जो छोटा नागपुर का पठार है ना, विंध्य श्रेणी है, इन सभी का विस्तार आप सभी को देखने को मिलता है। तो बिहार में केवल मैदानी क्षेत्र ही नहीं अपितु आपको पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी के साथ साथ पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो दिमाग में ये बात रखनी है कि बिहार में आपको पर्वत, पठार और मैदान तीनों ही प्रकार की आकृतियां, स्थलाकृतियां आपको दिखाई पड़ती है, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या है, मैदानी क्षेत्र। चलिए शुभम जी का यहां पर आ रहा है, मेन टर्म्स को इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ठीक है। आज लिखा नहीं लेकिन इंग्लिश टर्म भी मैं बता दूंगा, कल की पीडीएफ में आप सभी लोग देख पाएंगे, इंग्लिश टर्म भी मैं सम्मिलित करूंगा, ठीक है ना। अब लिखते वक्त ध्यान में नहीं आता लेकिन अभी ध्यान आ चुका है, तो जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण टर्म है मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, और कल के पीडीएफ जो होंगे उन सभी में आपको इंग्लिश टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि बिहार में पर्वत, पठार और मैदानी तीनों ही प्रकार के आपको स्थलाकृतियां दिखाई पड़ती है, और इन सभी में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है मैदानी। कारण क्या रहा, तो बिहार की अगर हम अवस्थिति देखें तो हमने पहली कक्षा में देखी थी कि जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर के निक्षेपों के ऊपर जो जितने भी नदियां थी उन सभी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाकर अगल बगल में बिछा दिए गए, उन्हीं अवसादों के कारण बिहार के मैदानों का निर्माण हुआ है। और इसके अंतर्गत देखें तो इसको हम गंगा का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, और वो भी गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र जो पूरा बिहार में आप सभी को फैला हुआ दिखाई पड़ेगा। कितनी स्थलाकृतियां हैं, किसकी क्या विशेषताएं हैं, सबकी चर्चा आज की कक्षा में हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा, भौतिक बनावट के आधार पर बिहार को हम 3 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। कितने? 3 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एवं तराई क्षेत्र, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और तराई क्षेत्र, पिक्चर पर भी देखते हुए चलिए, साथ साथ में देखते हुए चलते हैं। यह है पूरा बिहार का हमारा मैप, ठीक है। बिहार में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये जो संरचना है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात जो हमारा शिवालिक है, हिमालय का शिवालिक क्षेत्र जो है उसी का विस्तार आपको बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों में आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहला क्षेत्र हो गया, इसको हम बोलते हैं पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। और पर्वतीय के साथ साथ जो हिमालय का जो हमारा श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, उसी के चरण पादुका में अर्थात उसके दक्षिण वाले क्षेत्रों में आपको तराई प्रदेश भी देखने को मिलता है ना, तराई प्रदेश भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्षेत्र के रूप में हमने क्या विभाजित किया, पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश। तो बिहार के पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश पहला हमने विभाजन किया, पहला भौतिक बनावट के आधार पर, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है हमारा गंगा का मैदान, है ना। दूसरा क्या है, गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान देखेंगे, यहां से आपको ये गंगा नदी दिखाई दे रही है, ये क्या है, गंगा नदी आपको दिखाई दे रही है। और गंगा नदी के उत्तर में और दक्षिण में दोनों ही जगहों पर गंगा नदी के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से एक बृहद मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे हम बोलते हैं गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान में भी देखें तो 2 प्रकार के, गंगा के उत्तरी हिस्सों में जो भी मैदान आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं उत्तर बिहार का मैदान, ठीक है, उत्तर बिहार का मैदान। और जो निचले हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी बिहार का मैदान,
ठीक है, दक्षिणी बिहार का मैदान। अभी इसको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, अभी बस दिखा रहा हूं सिचुएशन की कौन कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र हमने देखा पर्वतीय एवं तराई प्रदेश, दूसरा हमने देखा गंगा का मैदान। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपको क्षेत्र दिखाई देगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तीसरा क्या दिखाई देगा? दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अर्थात ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है टोटली, है ना, ये टोटली, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यानी कि बिहार के दक्षिण में जो अवस्थित है पठारी क्षेत्र, वो हमारा तीसरा भौगोलिक प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा बनावट के आधार पर। ठीक, अब इसको भी देखें तो इसके अंतर्गत भी उप श्रेणियां हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है ना, इसमें भी उप श्रेणियां हैं। पहला क्या है? रामनगर दून की पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी और तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी। कहां कहां पर अवस्थित है सारी चीजें दिखाऊंगा। तो पहला है रामनगर दून की पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी या फिर इसी को दून की घाटी भी कहते हैं, और तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी। क्लियर है? दूसरा यहां पर क्या है? गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान के भी दो भाग हम देख सकते हैं। पहला उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। उसके बाद हमने तीसरा भाग देखा पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत भी 4 उप विभाग हम देख सकते हैं। पहला कैमूर या रोहतास का पठार, दूसरा गया का पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा राजगीर और गिरियक का पहाड़ी क्षेत्र, और चौथा नवादा मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो इतने भागों में किसके आधार पर? तो बनावट के आधार पर पूरे बिहार को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, और 3 भागों के भी अपने अपने उपभाग है। इतनी सारी चीजें क्लियर है? मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा आपको दिखाऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से हाँ ना बोलते हुए चलिएगा, ताकि लगे कि हम कहाँ हैं, कक्षा में हैं। ठीक है ना? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो जो भी हमने बात की यहां पर आप देखें, सबसे पहले बिहार में आपको यहां पर पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देगा। उसके बाद आपको तराई प्रदेश यानी कि जो शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिण में, और जो गंगा का मैदान है तो गंगा के मैदान के उत्तर में। ठीक है, तराई प्रदेश कहाँ पाया जाएगा? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, और गंगा के मैदान के उत्तरी भाग में आपको एक संकीर्ण पट्टी के रूप में तराई प्रदेश के रूप में हम देख सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो गंगा का मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान दिखाई देगा। उसके बाद हम आएंगे नीचे, तीसरा क्षेत्र हमारा हो जाता है पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे पठारी हैं, उन सभी को बारी बारी से हम देखते हुए चलेंगे। तो ये मैप को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक एक हिस्से को। ठीक है, मैंने ऊपर से काट दिया। सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश एवं तराई क्षेत्र। इसमें इतनी चीजें मैंने लिख दी है कि दोबारा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो भी नोट्स वहां पर बनाइएगा, नोट्स में ये सारी चीजें अवश्य ही सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद हम आएंगे तराई प्रदेशों पर। तो पहले शिवालिक पर्वतीय प्रदेश देखिएगा, आपको यहां पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना, कलर में देखा जाए तो जो लाल कलर होता है गहरे, है ना, गहरे केसरिया कलर, वो आपको पहाड़ी प्रदेश के रूप में दर्शाता है। ग्रीन वाला आपको मैदानी प्रदेश के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जिला है? तो हम देखें तो यहां पर ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, ये क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण। ये हो गया आपका पूर्वी चंपारण। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण का जो उत्तरी हिस्सा है, जो नेपाल से लगा हुआ है, यहां पर आपको दिखाई देगा पर्वतीय प्रदेश। और ये पर्वतीय प्रदेश कौन है भैया? तो यहां पर आप सभी को पता है ये क्या है? हिमालय है। बिहार के उत्तर में पूरा क्या है? हिमालय है। नेपाल बसा किस पर है? हिमालय पर बसा हुआ है। तो नेपाल से बाउंड्री होने के कारण बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जिला है, यहां पर आपको शिवालिक का विस्तार दिखाई पड़ता है। ठीक है,
अब ये जो शिवालिक का विस्तार है इसको हम 3 उपभागों में विभाजित करते हैं। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 992 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार में जो शिवालिक का पर्वतीय प्रदेश है, शिवालिक क्षेत्र है, उसका विस्तार लगभग 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 80 मीटर से 250 मीटर तक इसकी ऊंचाई औसत देखने को मिलती है। अब इसके अंतर्गत 3 भाग है, इसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं बिहार के संदर्भ में। सबसे पहला देखें, सबसे ऊपर ये जो लाल कलर वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। ये क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो पहला क्या है भैया, सोमेश्वर की पहाड़ी। उसके बाद यहां नीचे देखेंगे, नीचे वाले क्षेत्र में, तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं रामनगर दून की पहाड़ी। और इसके बीच में 2 पहाड़ियों के बीच में एक घाटी का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर जो घाटी देखने को मिलता है उसको हम या तो दून घाटी कह लेते हैं या हरहा घाटी कह लेते हैं। तो ये संरचना समझ में आ गई। फिर से मैं इसको मिटा के अच्छे से एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं, दिमाग में बैठाते हुए चलना है, ठीक है। देखिएगा, पहले लाल से मैं थोड़ा सा मोटा कलर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो यहां पर मैंने बना दिया है ना, ये जो बना दिया ये क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। लाल से जो मैंने बनाया ये क्या हो गया, सोमेश्वर की पहाड़ी। और देखा जाए तो इसका जो उच्चतम पिक है वो क्या करता है, नेपाल को बिहार से अलग करता है, ठीक है। तो नेपाल को बिहार से अलग करता है, अर्थात सोमेश्वर की पहाड़ी की बात करें तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर अवस्थित है। और इसके विस्तार की बात करें तो लगभग ये 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और हम यहां पर क्या देख सकते हैं, तो इसकी जो ये लंबाई आपको दिखाई दे रही है, ये लंबाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है ना। ये जो लंबाई दिखाई दे रही है ये लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। और कहां से कहां तक, तो त्रिवेणी नहर, आगे हम सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत त्रिवेणी नहर को मैं बहुत अच्छे से गूगल मैप पर दिखाऊंगा। तो यहां पर देखें तो ये त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। कहां से, तो त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। और यहां पर देखें तो हिमालय का जो उच्चतम हिस्सा है ना, जो नदियां निकलती है, तो नदियां, अब उसका बहाव की अगर बात करें तो जहां भी ज्यादा हाइट होता है वहां पर नदियों का जो बहाव होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। और जैसे जैसे नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसका बहाव धीरे धीरे कम होते जाता है। और यही कारण है कि जो गाद उसके द्वारा लाया जाता है और साद लाया जाता है, उसके बहाव में तीव्रता ना होने के कारण अपने अगल बगल उसको फैला दिया जाता है। आगे हम देखेंगे, है ना, प्राकृतिक कागार, गंगा नदी के द्वारा प्राकृतिक कागार का निर्माण किया जाता है। कारण क्या है, तो वहीं उसकी जो स्पीड है, जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी, बहाव रहेगा पानी का, भारी से भारी वस्तुओं को लेकर चलने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, बहाव कम हो जाता है, इसलिए फोर्स ज्यादा लगता नहीं है और अवसाद को अपने अगल बगल क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो यहां पर देखें ये क्या है भैया, तो पहाड़ी क्षेत्र है, अर्थात यहां पर नदियों का जो बहाव है वो क्या है, तीव्र है। और जब नदियां तीव्र गति से आएगी तो आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पहाड़ियों को काट देती है और काट कर वहां पर एक रास्ता निर्मित कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं दर्रा, ठीक है। तो यहां पर हम देखें जो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो यहां पर तीव्र नदियों के बहाव के कारण बहुत सारे दर्रों का निर्माण किया गया है। जैसे एग्जांपल में देखें तो सोमेश्वर दर्रा हो गया, भिखनाठोरी दर्रा हो गया, मारवात दर्रा हो गया। तो यहां के ये प्रमुख क्या है, दर्रे हैं जो नेपाल और बिहार में आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं। तो जहां पर भी दर्रा की बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है, हम उसको चढ़ के पार करने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। जब नदियां उसको काटकर एक रास्ता निर्मित कर देती है तो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और इसकी बात करें तो ये कहां, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर है। और इसमें जो दर्रे का निर्माण किया गया है, जैसे हमने भिखनाठोरी दर्रा देखा, मारवात दर्रा देखा, सोमेश्वर दर्रा देखा, तो ये सभी के सभी मार्ग प्रदान करते हैं। कहां से कहां, तो बिहार से नेपाल जाने के लिए। तो ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात याद रखिएगा, बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो भी आपको सोमेश्वर की पहाड़ी में ही देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सोमेश्वर किला, जिसका नाम है सोमेश्वर किला। और उसकी ऊंचाई है 880। ये थोड़ा सा मोटा है, इसको मैं पतला कर लूं, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है,
880 मीटर, ये बात याद रखिएगा। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंचा स्थान की बात करें, तो वो आपको पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी के अंतर्गत सोमेश्वर किला के रूप में देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई है 880 मीटर। तो ये पूरी बातें समझ में आ गई सोमेश्वर की पहाड़ी की, ठीक है। विस्तार लगभग 784 वर्ग किलोमीटर में, लंबाई देखें तो लगभग 70 किलोमीटर, त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रा तक इसका विस्तार है। तीव्र नदियों की बहाव के कारण बहुत सारे दर्रों का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें से सोमेश्वर दर्रा, मारवा दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा प्रमुख आपको यहां पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई 880 मीटर है, वो भी यहीं पर अवस्थित है। तो ये एक पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है, ठीक। अब दूसरा यहां पर देखते हैं, दूसरा भी मैं लाल से ही दर्शाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, पहाड़ी है। दूसरे की हम बात करें तो रामनगर दून की पहाड़ी, यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसके दक्षिण में आपको दिखाई देगा रामनगर दून की पहाड़ी, ठीक है। रामनगर दून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी के दक्षिण में आपको दिखाई देगा रामनगर दून की पहाड़ी, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। इसकी कितनी है, 70 किलोमीटर। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया, यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, यहां पर ये दिखाई दे रही है। ये क्या है, रामनगर दून की पहाड़ी, क्या है, रामनगर दून की पहाड़ी, और इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। इसकी ये जो रामनगर दून की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है संतपुर। नाम क्या है, संतपुर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 242 मीटर, ठीक है। कितना, 242 मीटर। किसकी ऊंचाई है भैया, तो संतपुर की। संतपुर कहां है, रामनगर दून की पहाड़ी में। क्लियर है बात। तो दो पहाड़ी हमने देख लिया, और दो पहाड़ियों के बीच में क्या हो जाता है, जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ता है मैदानी नुमा, उसको हम घाटी कह लेते हैं। तो इसके बीच में घाटी को मैं यहां पर ब्लू से दिखा देता हूं, है ना, घाटी को मैं यहां पर ब्लू से दिखा देता हूं। देखिएगा, ये जो बीच में आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं हरहा घाटी या दून की घाटी। हरहा घाटी या दून की घाटी। और इसका विस्तार देखें, क्षेत्रफल देखें तो लगभग 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 21 किलोमीटर। कितना, लगभग 21 किलोमीटर आपको दिखाई देगा। ये भी इतना लंबा नहीं है, यहीं तक है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लंबा किया है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। सोमेश्वर की पहाड़ी हमने समझ लिया, उसके बाद रामनगर दून की पहाड़ी समझ लिया, और उसके बीच में हमने देख लिया एक घाटी, जिसको दून घाटी या फिर हरहा की घाटी कहते हैं। तीनों चीजें क्लियर हो गई, दिमाग में बैठ गया, बस बैठा लेने हैं दिमाग में। क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं सभी आपके पीडीएफ में मिलेंगे, तो घबराने की बात नहीं, अभी बस सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। दिमाग में बैठ जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज में दिखाते हुए चल रहा हूं, जितनी भी क्षेत्र है सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाऊंगा कि इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है, ठीक है। कलर करते हुए भी मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। तो ये हो गया हमारा उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश, जिसका देखा जाए तो ये इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत एक और क्षेत्र हम जोड़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र, है ना, तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की बात करें तो जो आपकी ये शिवालिक है, ठीक है, एक लाइन बना देता हूं, फिर से मिटा दूंगा इसे, बस समझने वाली बात। मान लीजिए शिवालिक का विस्तार है, ठीक है, ये क्या है, शिवालिक का विस्तार है, ठीक। ऐसे क्या हो गया, ये शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के विस्तार के दक्षिण में, और ये सभी के सभी क्या है, तो गंगा का उत्तरी मैदान है ना, उत्तरी गंगा का मैदानी क्षेत्र है। तो उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में, ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में एक पतले संकीर्ण पट्टी के रूप में, है ना, पतले संकीर्ण पट्टी के रूप में आपको एक संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं तराई प्रदेश। जिसे हम क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश। ये आपको यहां से आएगा,
ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये जो पतली संकीर्ण पट्टी आपको दिखाई दे रही है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं तराई प्रदेश। और इसके आधार पर हम देखें तो बिहार के कौन कौन क्षेत्र में फैला हुआ है, तो दो ही जगह आपको दिखाई देगा। एक आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दिखाई देगा और दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिखाई देगा। बाकी अधिकतर क्षेत्र आप नेपाल में इसको देख पाएंगे। तो बिहार के दो क्षेत्रों में ये जो तराई प्रदेश है उसका विस्तार दिखाई पड़ता है। एक उत्तर है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और ये तराई प्रदेश वाले वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, लगभग 180 सेंटीमीटर से ज्यादा। और इन दोनों में देखें, एक तो आपको पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और वो भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब दिमाग यहीं पर लगाना है कि भैया जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगा वहां पर क्या क्या सिचुएशन निर्मित होगी। तो जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है, जैसे हम बात करें अगर पृथ्वी पर, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण वहां पर घने जंगल, बड़े बड़े जंगल आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्र भी दिखाई पड़ते हैं। वही सिचुएशन हम बिहार के अंतर्गत यहां पर भी डालेंगे। यहां पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहां पर भी आपको दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा यहां पर जो घनी जंगल जो है, तो ये घने जंगल का इलाका आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ के पेड़ थोड़े बाकी बिहार के पेड़ों की अपेक्षा बड़े बड़े यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीजों को जोड़ते हुए चलना है। तो दूसरा क्षेत्र समझ में आ गया। पहले क्षेत्र के ही अंतर्गत हम देख रहे हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, तो तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ, तो एक तो आपको उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा और दूसरा आपको उत्तर पूर्व में दिखाई देगा। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, किशनगंज है ना, अररिया और पूर्णिया। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया 3 जिले आते हैं। और इसके अंतर्गत देखें तो हमारा जो पश्चिमी चंपारण है ये वाला क्षेत्र, थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो पूर्वी चंपारण, इसको नाम मात्र में रखते हैं। पश्चिमी चंपारण का ये वाला जो क्षेत्र है ना, सोमेश्वर की पहाड़ी वाला, दून घाटी वाला, तो यही सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको तराई वाले क्षेत्र भी उसके आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये ग्राफ को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो 2 क्षेत्र तराई प्रदेश के अंतर्गत, एक तो हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया और दूसरा हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ की विशेषता देखिएगा, विशेषता क्या क्या है। तो तराई प्रदेशों की बात करें, फैला कहाँ हुआ है भैया, तो गंगा के जो मैदान है उसके उत्तरी भाग में और शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में समानांतर रूप से इसका विस्तार देखने को मिलता है। और बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर आपको दिखाई पड़ता है। यहां पर देखें तो वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। परिणामतः यहां पर घने वन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ दलदली क्षेत्र भी यहां पर देखने को मिलता है। इन दोनों में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी सीमा वाले क्षेत्र में होती है, अर्थात पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा हमने देख लिया। एक क्षेत्र उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश और तराई प्रदेश। ठीक है, अब इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम दूसरे भाग पर चलते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जो भी डाउट हो क्लियर करवाते हुए चलिए। ठीक है, क्षेत्र दिखने चाहिए दिमाग में। भूगोल का मतलब यही हुआ कि हमारी जो मस्तिष्क है ना, उसमें पूरी भूगोल बैठी हुई होनी चाहिए। हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो दिखना चाहिए, है ना, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बीच में क्या है ना, घाटी कौन सी है, उसकी आकृति भी दिमाग में दिखनी चाहिए। फिर तराई प्रदेश भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा और क्या क्या चीज है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। दूसरा भाग हमने देखा था गंगा का मैदान।
दूसरा भाग हमने देखा था गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान की बात करें तो अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने देखा कि पूरे क्षेत्र में, है ना, पूरे बिहार की अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो पूरे बिहार के क्षेत्रफल में सबसे अधिकतम हिस्सा जो है वो कौन सा है, तो मैदानी क्षेत्र का है। अर्थात कितना, तो गंगा के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात गंगा का जो मैदान फैला हुआ है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत दो भाग, ठीक है, यहां से देखें तो ये क्या हो गई, तो बीचों बीच हमारी निकली पड़ी है गंगा, ठीक है, ये कौन सी है, तो गंगा माता जी हैं, ठीक है, ये यहां से निकली पड़ी हैं गंगा, और इनके द्वारा और इनके, है ना, गंगा और गंगा की जो सहायक नदी है, यहां पर क्या है, यहां पर है घाघरा, ये हो गई गंडक, ये हो गई बूढ़ी गंडक, यहां पर आपको कोसी दिखाई देगी, यहां पर महानंदा दिखाई देगी। यहां से देखें तो ये हो गई कर्मनाशा नदी, इसकी बात करें तो ये हो गई सोन नदी, ठीक है, उसके बाद यहां पर फल्गु नदी है, यहां पर देखा जाए तो किऊल नदी है, यहां पर अजय नदी है। तो बहुत सारी नदियां हैं, इन सभी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहली बात कि यहां पर इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो गंगा और गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। अब इसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित करके हम समझते हैं किसकी क्या विशेषताएं हैं। कई बार स्टेटमेंट के रूप में आप देखेंगे, कई बार स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो एक एक लाइन पे ध्यान देने हैं, सभी के सभी तथ्य यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक भी ध्यान चुकना नहीं चाहिए, एक बार भी, ठीक। चलिए देखिएगा, तो बीचों बीच क्या हो गई गंगा, और गंगा के इस पूरे मैदान को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। गंगा के उत्तर में जो है उसको हम बोलते हैं उत्तरी बिहार का मैदान या उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। हर एक पेज पर आपको ये मैप दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे तब मैप अगर सामने रहा तो हम क्या पढ़ रहे हैं वहीं पर देख पाएंगे, और देखने से सारी चीजें दिमाग में क्या हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद गंगा के दक्षिण में जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्षिणी गंगा का मैदान। अब दोनों में देखिएगा विशेषताएं। इसकी हम बात करें उत्तरी गंगा का मैदान, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो अगर हम देखें पूरे गंगा का क्षेत्रफल, हमने देखा गंगा के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर। इसमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको उत्तरी गंगा के मैदान में देखने को मिलेगा, कितना, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर, कितना, 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा उत्तरी गंगा का मैदान। और इस मैदान के निर्माण की बात करें तो किसके द्वारा, तो सबसे ज्यादा तो यहां पर गंगा, और गंगा की जो हमने सहायक नदियां देखा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तो इन सभी नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। अब कई बार पूछ लेता है कि इस मैदान का ढलान किधर है, तो ढलान उसी तरफ होगा जिस तरफ गंगा का या फिर नदियों का बहाव आप देखते हैं। तो यहां पर नदियों का बहाव आप कहां से देखेंगे, ये क्या हो गया, हमारा पश्चिम हो गया और वो हो गया पूरब। तो इस मैदान की अगर हम ढलान की बात करें तो नदी आप देखेंगे, नदी हमारी इधर से बह रही है ना, अर्थात पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी ढलान किधर है, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। अब इसमें देखें, इधर से देखें तो नदियां आपको इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात नदियां किधर से, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब दोनों को हम मैच कर दे तो मैच करके हम बोलेंगे कि जो यहां पर मैदान का ढलान है वो इस तरीके से है, किस तरीके से, इस तरीके से। ये कौन सी दिशा हो गई भैया, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो उत्तरी गंगा के मैदान की ढलान कैसी है भैया, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढलान है। उसके बाद और क्या देखेंगे, तो आपको इस मैदान में भी देखा जाए, है ना, सबसे ज्यादा तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम दक्षिणी गंगा के मैदान की बात करते हैं तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये बहुत ही संकीर्ण हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये क्या है, तो यहां पर आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देगा, यहां पर ये संकीर्ण हो जाता है। लेकिन यहां पर भी देखिए संकीर्ण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पश्चिमी क्षेत्रों में देखें तो चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी
क्षेत्रों में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हमने क्षेत्रफल देख लिया, ठीक है, उसके बाद निर्माण देख लिया गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा। ढलान हमने देख लिया कहां से, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी ढलान है। अब और क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और गौर करने वाली यहां पर बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये जो आपको मैदान दिखाई दे रही है, इस मैदान में आपको कई सारे दोआब क्षेत्र दिखाई देंगे। अर्थात उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसको हम कई दोआब क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दो आब अर्थात दो नदियों के क्षेत्र बीच का जो क्षेत्र है उसको हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र। उत्तरी गंगा के मैदान की विशेषताओं की बात करें तो यहां पर भी आपको कई सारे दोआब क्षेत्र दिखाई देगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं दिखाता हूं। ठीक है, लाल से ही दिखा रहा हूं। ठीक, देखिएगा, एक तो आपको नदी यहां से दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं घाघरा। ये कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। और यहां पर जो आपको नदी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी पहले यहां से बहती थी, इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, तो पहले वाले को हम बुढ़ा बोल दिए, बूढ़ी गंडक हो गई, और नई वाली जो है वो गंडक के नाम से जानी गई। तो पहला हम देखें पूरे उत्तरी बिहार के मैदान की बात करें तो पहला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर जो पहला दोआब क्षेत्र है इसको हम क्या बोल लेंगे, घाघरा गंडक दोआब। कौन कौन सी नदी के बीच में है, तो घाघरा और गंडक इन दो नदियों के बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे घाघरा गंडक दोआब। ठीक है, तो पहला दोआब क्षेत्र हमने देख लिया, घाघरा गंडक दोआब। दूसरी नदी हम यहां पर देखें तो दूसरी नदी आपको यहां पर कोसी दिखाई देगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोल लेते हैं, ये हो गया गंडक, ये हो गई कोसी, तो गंडक कोसी दोआब। तो पहला दोआब हो गया हमारा कौन सा, घाघरा गंडक दोआब। दूसरी दोआब हो गई हमारी गंडक कोसी दोआब। और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कौन सी नदी है, महानंदा। तो इसके बीच में तीसरी दोआब क्षेत्र हो गई जिसे हम बोलते हैं कोशी महानंदा दोआब। ठीक है, तो उत्तरी बिहार के मैदान को हम 3 दोआब क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन सी, तो यहां पर देख लीजिएगा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा कि ये जो हमारा घाघरा गंडक दोआब है इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो 3 जिले, गोपालगंज, सिवान, छपरा। उसके बाद यहां पर देखें कौन सी, तो गंडक और कोसी दोआब के बीच में कौन कौन सी है, तो ये सभी जिले याद होने चाहिए। कई बार इतने फैक्चुअल डेटा पीएससी पूछता है कि इन सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला कोसी गंडक दोआब में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इतना ध्यान में लेके चलना है, सारी चीजें रिकॉल करके रखने हैं। इसीलिए मैंने कल बोला था कि जिले दिमाग में तो दिखने ही चाहिए, अगर जिले दिख गए तो ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ जाएगा। और तीसरा यहां पर हो गया आपका कौन सा, तो कोसी महानंदा दोआब। तो उत्तरी बिहार को हम 3 उप विभागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं देखिएगा। तो उत्तरी गंगा के मैदान में आपको गोखुर झील दिखाई देता है। गोखुर झील क्या होता है तो समझिएगा, नदी बहती है तो नदी के बहाव क्षेत्र में, यानी कि जो उसका मार्ग है उसके मार्ग में परिवर्तन के कारण कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है। और ये जो झील है ये आपको गोखुर, गाय का जो पैर होता है ना, काऊ वॉक्स बोलते हैं इसको, किसमें, अंग्रेजी में। तो जो गाय का पैर होता है उसी जैसा संरचना बन जाता है, या फिर घोड़े की नाल की बात करें तो घोड़े के नालनुमा संरचना यहाँ पर निर्मित हो जाता है ना। तो इस प्रकार के झीलों को हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। संरचना देखिएगा बनता कैसे। ठीक है, ये मिटा दूं, देखिए गोखुर झील का निर्माण कैसे होगा, देखिएगा समझ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मान लीजिए नदी है, ठीक, ये नदी जा रही है, ठीक, ये पहले से मार्ग था इसका। अब काटते काटते इसने क्या किया, ये ऐसे बहने लग गई। ठीक है, ऐसे बह के यहाँ आ गई, ठीक, फिर ऐसे बह के यहाँ आ गई। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बहाव है।
या फिर ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया है, शॉर्ट में मैं और समझाता हूँ, समझिएगा गोखुर झील किसे कहेंगे। ठीक है, ये नदी है। ऐसे नदी आप कई बार देखेंगे, नदी तो सीधे चलती नहीं है ना, मटक मटक के चलती है। तो नदियाँ ऐसे मटक के चल रही है, ठीक है, ऐसे क्या कर रही है, मटक मटक के चल रही है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र हो गया। ये काटती गई और यहाँ से भी आगे से ऐसे काटते काटते ये आगे बढ़ती चली गई, यहाँ से ये काटते काटते एक समय आएगा कि ये दोनों कटाव आपस में मिल जाएंगे और इसकी आवश्यकता जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, है ना। इसकी आवश्यकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ से क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, ठीक है। ये नदी अपना ऐसे मार्ग रख ली और पहले का ये जो मार्ग था इसमें क्या रहा, पानी भरा ही रह गया और ये नया मार्ग इसने बना ली। तो इस प्रकार का जो झील निर्मित होता है इसको हम बोलते हैं गोखुर झील। समझ में आया? तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे बना। तो यहाँ पर जो नदी थी, ठीक है, यहाँ पर जो नदी थी, नदी का मार्ग इस प्रकार से था। चलते चलते क्या हुआ, इसका मार्ग में कटाव होते चला गया और एक समय आया कि ये ऐसे सीधी हो गई और यहाँ पर जो बहाव क्षेत्र है वो रुक गया, अर्थात यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, तो यहाँ पर एक इस प्रकार का, इस संरचना का झील निर्मित हो गया। इसी को हम बोलते हैं गोखुर झील। ठीक है, तो गोखुर झील समझ में आ गया। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण गाय के खुरनुमा जो संरचना बन जाती है, उस संरचना में जो झील निर्मित हो जाता है उसको हम बोलते हैं गोखुर झील। और हम यहाँ पर बात करें उत्तरी गंगा के मैदान में, तो यहाँ पर बहुत सारे गोखुर झीलों की अवस्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे गोखुर झील देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से गोखुर झील देख सकते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में है, ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपको गोखुर झील देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और क्या हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो उत्तरी गंगा के मैदान को हम क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर, क्योंकि यहां पर कुछ अलग भिन्नता होगी, यहां पर कुछ अलग भिन्नता होगी, तो क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर हम इसको 4 उपभागों में विभाजित कर लेते हैं। किसको? उत्तरी गंगा के मैदान को क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर 4 उपभागों में विभाजित कर लेते हैं। चारों उपभाग देखिएगा, वहीं पर गोखुर झील का भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर 4 उपभाग कौन कौन से हैं। तो पहला उपभाग है जिसे हम बोलते हैं भाभर क्षेत्र। ठीक है, पहला उपभाग है जिसे हम बोलते हैं भाभर क्षेत्र, या फिर इसी को हम उप तराई क्षेत्र, क्योंकि तो तराई क्षेत्र के बाद ही आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसे उप तराई क्षेत्र भी कह लेते हैं, या फिर इसी को भाभर क्षेत्र बोल लेते हैं। दूसरा क्षेत्र है यहां पर बांगर क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा क्षेत्र है आपको यहां पर बांगर क्षेत्र, तीसरा खादर क्षेत्र और चौथा हो गया चौर या फिर मन। ठीक है, चौथा हो गया चौर या मन। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो उत्तर बिहार के मैदान की बात कर रहे हैं, उत्तरी गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर इसको हम 4 उपभागों में विभाजित करते हैं। चारों उपभाग देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें भाबर क्षेत्र या फिर उप तराई क्षेत्र की, तो इसका विस्तार हम देख सकते हैं। यहां पर हमने क्या देखा? तराई प्रदेश, है ना, तराई प्रदेश यहां पर था। ठीक है, तराई प्रदेश के अंतर्गत अगर हम बिहार में देखें तो ये क्षेत्र हमने देखा था, और उसके बाद ये वाला क्षेत्र हमने देखा था तराई प्रदेश के अंतर्गत। इसके दक्षिण में, है ना, तराई प्रदेश के दक्षिण में पश्चिम से लेकर पूरब तक, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक लगभग 10 किलोमीटर की संकीर्ण पट्टी के रूप में नेपाल से लगने वाले जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में आपको विस्तार दिखाई पड़ता है। ठीक है, सभी जिलों में आपको इसका विस्तार दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, है ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो जितने भी जिले हैं, ठीक है, ऐसे ये जो मैं पट्टी दिखा रहा हूं ब्लू से, ये क्या है? ये आपके कौन से क्षेत्र हैं? तो ये आपके तराई प्रदेश है या फिर भाभर क्षेत्र हैं। तो बिहार के वो सभी जिले कितने? तो लगभग 10 किलोमीटर की संकीर्ण पट्टी के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहाँ? तराई क्षेत्र। इसके ऊपर क्या था? तराई क्षेत्र। उसके ऊपर क्या था? शिवालिक। तो शिवालिक के समानांतर तराई क्षेत्र, और तराई के समानांतर दक्षिण में आपको भाबर क्षेत्र या उप तराई क्षेत्र दिखाई पड़ता है। जो बिहार के ये कितने जिले? तो हमने देखा था ना, 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इन 7 जिलों में इसका विस्तार आपको दिखाई पड़ता है। अब यहाँ की विशेषता क्या होगी? मिट्टी कैसे होगी भैया? तो अभी देखा जाए तो नदियां प्रवेश कर रही है, अभी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं की है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में से ये आ रही है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के
देखा जाए तो प्रारंभिक स्थिति में है, अर्थात जब पहाड़ी क्षेत्र से आ रही तो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर यहाँ पर लाया जाएगा, है ना, उसका छोटा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं भाबर क्षेत्र। अर्थात यहाँ पर आपको कंकड़ बालू के निक्षेप देखने को मिलेगा। तो कंकड़ बालू के निक्षेप आपको इन सभी जिलों में देखने को मिलेगा। तो ये भाबर क्षेत्र क्लियर हो गया। कहाँ विस्तार है? तो नेपाल से लगने वाले सभी जितने भी जिले हैं, इन सभी जिलों में कितने, तो लगभग 10 किलोमीटर की संकीर्ण पट्टी के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है बांगर, अर्थात ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और दूसरा होता है खादर, अर्थात ये नई जलोढ़ मिट्टियां होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांगर क्षेत्र, अर्थात ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अर्थात वैसे क्षेत्र जहां पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं लाए जाते। जैसे ये वाला क्षेत्र देखें तो यहां पर प्रतिवर्ष आपको बाढ़ देखने को मिलता है। तो जब भी बाढ़ आता है, नदियां अपने साथ लाई अवसादों को पूरे जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्रों पर एक परत के रूप में निक्षेपित कर देती है। अर्थात इस पर हर वर्ष नए प्रकार की जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है और इन सभी क्षेत्रों में उर्वरता हमेशा बनी रहती है। इसको हम बोलते हैं खादर क्षेत्र। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां पर पहले तो बाढ़ आते थे लेकिन अब प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आते, इसलिए यहां पर की जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर क्षेत्र कह लेते हैं। और इसमें देखें तो बांगर क्षेत्र, इसका विस्तार कहां देख सकते हैं, तो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में। हमने ये देखा भाबर क्षेत्र, और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत मुख्यतः देखें तो मुख्यतः आपको ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भाग है ना, उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहां पर आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना, कहां से, तो ये घाघरा और गंडक नदी है, तो इसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा, तो बांगर क्षेत्र दिखाई देगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये क्षेत्र आपका हो गया बांगर क्षेत्र। अगली बात करते हैं खादर क्षेत्र की। तो खादर क्षेत्र क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और ये वैसे क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा जहां पर प्रति वर्ष आपको बाढ़ दिखाई पड़ती है। तो इसका विस्तार देखें तो विस्तार कहां से, तो उत्तर से लेकर उत्तर पूर्वी मैदान तक आपको देखने को मिलता है। अर्थात ये क्या है, गंडक नदी है ना, ये क्या है, गंडक नदी है। तो गंडक नदी से लेकर ये कोसी नदी का जो क्षेत्र है ना, कोसी नदी घाटी का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में आपको खादर क्षेत्र दिखाई देंगे। तो खादर क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी के सभी जितने भी क्षेत्र हैं ये क्या हो गए, आपके खादर क्षेत्र हो गए। ये क्या हो गए, खादर क्षेत्र हो गए। और यहाँ पर लाल से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके बांगर क्षेत्र। क्लियर है? तो क्षेत्र याद रखिएगा, दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। तो ये हो गया खादर क्षेत्र। उसके बाद इसकी भी कलर में अलग कर देता हूं, यहां पर ग्रीन से कर देता हूं। ये आपके कौन से क्षेत्र हो गए, तो ये आपके भाबर क्षेत्र हो गए। 3 क्षेत्र देख लिया, भाबर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें और क्या हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रतिवर्ष विस्तार हमने देख लिया कहां से कहां तक है। चौथी जो है, चौथे को हम बोलते हैं चौर या मन। क्या बोलते हैं, चौर या मन। और चौर या मन की बात करें तो ये मूलतः अभी गोखुर झील जो मैंने समझाया था, ये मूलतः गोखुर झील है। और गोखुर झीलों में देखा जाए तो लगभग यहां पर पानी भरा रहता है। तो चौर या मन क्या है, तो ये मूलतः गोखुर झील है जिसका निर्माण नदियों के मार्ग बदलने से हुआ है। इसकी बात करें, जो गोखुर झील होता है ये मीठे जल का एक स्रोत होता है, यहां पर मीठे जल पाए जाते हैं। और यह प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पश्चिम चंपारण में आप देख सकते हैं लखनी चौर है ना, चौर बोलते हैं या फिर मन बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो पश्चिम चंपारण में हम देखें तो लखनी चौर, पिपरा मन, सिमरी मन, सरैया मन, ये सभी के सभी गोखुर झील हैं जो आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बहादुर एवं सुंदरपुर चौर देखने को मिलेगा। बहादुर चौर, सुंदरपुर चौर, टेटरिया मन, माधोपुर मन, ये सभी के सभी आपको पूर्वी चंपारण के अंतर्गत क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने
जो क्षेत्रीय विशेषता है, क्षेत्रीय भिन्नता है, उसके आधार पर हमने उत्तर बिहार के मैदान को 4 भागों में विभाजित करके देखा। क्लियर है सारी चीज़ें? अब चले दक्षिण के मैदान पर, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा सारी चीज़ें क्लियर है? क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़े, बैठाते हुए चलने दिमाग में, ठीक है? तो ये 4 उपभाग हमने देख लिया। अब आते हैं हम दक्षिणी गंगा का मैदान, है ना? अब आते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। तो दक्षिणी गंगा का मैदान कहाँ दिखाई देगा आपको? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में ये हो गई गंगा नदी, बहुत मोटी हो गई, थोड़ी पतली कर लेते हैं। ये है गंगा नदी, और गंगा नदी के दक्षिण में जो आपको गंगा का मैदानी भाग दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गंगा के मैदान के अंतर्गत जो मैदानी भूभाग है वो आपको उत्तरी गंगा में, और उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी गंगा में। इसकी क्षेत्रफल देखें तो 33,670 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और इसके विस्तार की बात करें तो कहाँ से कहाँ, यहाँ पर गंगा नदी है, तो गंगा नदी से लेकर इधर क्या है? तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार आपको गंगा के बिहार के दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दक्षिणी गंगा के मैदान का विस्तार देखें तो उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है, इन पठारी क्षेत्रों तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है? अब इसकी ढाल की बात करें तो इसकी ढाल कैसे होगी? तो एक तो इस साइड क्या चल रही है, नदियां इस साइड बह रही है, और दूसरी इधर से पठारी क्षेत्रों से भी नदियां जो है वो आके गंगा में मिल रही है। अर्थात इसके ढाल की बात करें तो इसका ढाल कैसे होगा? तो यहां पर देखें तो ढाल किस प्रकार का भैया? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना? कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ढाल आपको दिखाई पड़ती है। यहां पर जो नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो यहाँ पर जो नदियों का बहाव होता है उसको हम पीनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। वो भी समझाता हूं कि पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या है, पहले ये समझ लीजिए। तो इसका ढाल कैसे है? तो यहाँ की ढाल हम देखें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ दिखाई देता है। अगर दोनों को हम मैच कर ले तो कहां से हो गया? ये क्या हो गया? दक्षिण, है ना? दक्षिण पूरब से लेकर दक्षिण पूरब से किस तरफ ढाल हो रही है? तो पूर्व उत्तर की तरफ इसकी ढाल दिखाई पड़ती है, ठीक है? अब देखिएगा, कल एक प्रश्न किसी ने पूछा था, मैंने नाम ध्यान में नहीं आ रहा, है ना? नाम ध्यान में नहीं आ रहा। यहाँ पर देखें तो उनका प्रश्न था कि इन सभी क्षेत्रों में दक्षिणी गंगा के मैदान में बालू क्यों अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर समझिएगा बालू क्यों अधिक पाया जाता है, ठीक? देखिएगा, इसकी अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो भी नदियाँ आ रही है, गंगा के सहायक नदियों की बात करें, इधर से जितनी भी गंगा की सहायक नदी आ रही है वो हिमालय से आ रही है, और इधर से जो नदियाँ सहायक नदियाँ है गंगा की, वो आपको कहाँ से? तो पठारी क्षेत्रों से आ रही है। और पठारी क्षेत्रों में देखें तो हिमालय जितना ढाल दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात यहाँ पर ढाल बहुत ही कम होता है। और इसके साथ ही जो पत्थरों का जो कटाव होता है, जो जहाँ जितना ढलान होगा बड़े बड़े पत्थरों का कटाव होगा, जहाँ कम ढलान होगा वहाँ पर बहुत छोटे स्तर पर। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो भी नदियाँ है वो आपको पठारी क्षेत्रों से आती हुई दिखाई देगी, अर्थात यहाँ पर ढलान कम होने की वजह से और वहाँ पर पत्थरों की उपलब्धता की वजह से उनके द्वारा छोटे छोटे कण के रूप में उनकी कटाव की जाती है, और उन्हीं के द्वारा लाई गई निक्षेपों से दक्षिणी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर बालू की अधिकता पाई जाती है। ये बातें क्लियर है? उसके बाद मैदान की बात करें तो ये जो मैदान है इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ चलते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, संकीर्ण हो जाती है। ठीक है, चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ चल रहे हैं इसकी चौड़ाई संकीर्ण होते जा रही है। अब देखिएगा, इसी संकीर्णता के कारण गंगा नदी के द्वारा अपने दक्षिण में प्राकृतिक कगार, जिसे हम बांध बोलते हैं, प्राकृतिक बांध बोलते हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक बांधों का निर्माण कर दिया गया है। यहां पर जो पटना सिटी आपको दिखाई दे रहा है, पटना शहर जो है ये आपको प्राकृतिक बांध पर, प्राकृतिक
प्राकृतिक कगार पर ही इसको बसाया गया है। तो गंगा पटना की बात करें तो ये आपको प्राकृतिक कगार पर ही देखने को मिलेगा। कारण क्या है देखिएगा, इधर हम देखें तो इधर क्या है, अधिकतर पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, ढलान। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ढलान बहुत ही निम्न है। ठीक है, बिहार में ढलान क्या है, बहुत ही निम्न है। 1 किलोमीटर हम आगे बढ़ेंगे तो वहीं 5 से 6 सेंटीमीटर का ही केवल ढलान देखने को मिलता है। तो ढलान अत्यंत कम है। ऐसी स्थिति में नदियाँ जो बहती है उसमें स्पीड नहीं होता, इसलिए जो भी अवसाद लाती है तो अवसाद को बहाने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। स्पीड रहेगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसादों को वो बहा पाएगी, लेकिन स्पीड ना होने की वजह से इसमें बहाव क्षमता जो होती है कम होती है, शक्ति नहीं होती। परिणामतः जो भी अवसाद होते हैं वो अपने कगार पर, किनारा को भोजपुरी में बोलते हैं कगार, तो अपने कगारों पर क्या करती है, ये धकेल देती है। और कगारों पर धकेलने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गया, एक ऊंची संरचना के रूप में, बांध के रूप में निर्मित हो गया। इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक कगार या फिर प्राकृतिक बांध हम बोलते हैं। तो ये गंगा नदी के द्वारा अपने दक्षिणी क्षेत्रों में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। चलिए आगे देखिएगा, दक्षिणी गंगा के मैदान की बात करें तो इसकी एक विशेषता क्या है, तो पीनेट प्रवाह प्रणाली। यहाँ की जो नदियां हैं, नदियों में पीनेट प्रवाह प्रणाली देखने को मिलती है। पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या होता है, तो देखिएगा, जैसे ये मुख्य नदी हो गई हमारी क्या, गंगा। ठीक है, मुख्य नदी क्या हो गई, गंगा। तो इधर आप देखेंगे कि जो भी नदियां आ रही है आके डायरेक्ट आपको गंगा में मिलती हुई दिखाई देगी, चाहे जहां से भी आए आके डायरेक्ट गंगा में मिलती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जो पठारी क्षेत्रों से नदियां आपको आके गंगा में मिलती हुई दिखाई देगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी नदियाँ आ रही हैं वो नदियाँ डायरेक्ट ना मिलकर इसके समानांतर कुछ दूर चलती है और चलने के बाद क्या होती है, गंगा में मिलती है। चाहे हम यहाँ पर कर्मनाशा की बात करें, है ना, चाहे कर्मनाशा की बात करें या फिर हम यहाँ पर सोन की बात करें, फल्गु की बात करें, तो ये तो टाल क्षेत्रों में ही जाके आपको ये विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी बात करें, किऊल की बात करें, सभी के सभी कुछ दूर गंगा के समानांतर चल के उसके बाद गंगा में मिलती है। तो जो नदियां गंगा के समानांतर चलते हुए फिर आगे चलकर गंगा में मिलती है, तो नदियों के ऐसे प्रवाह को हम पीनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। तो पीनेट प्रवाह प्रणाली आपको कहाँ दिखाई देती है, तो गंगा के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। ये बातें क्लियर है, गंगा के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में, ये बातें क्लियर है। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, आपकी यहाँ पर पुनपुन नदी है ना, यहाँ पर क्या है, ये पुनपुन नदी है, सोन नदी है। फल्गु की बात करें तो फल्गु तो आपको जाकर कहाँ हो जाती है, फल्गु तो आपको यहीं पर विलीन हो जाती है, आगे कल की कक्षा में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किऊल नदी है, तो ये भी आपको पीनेट प्रवाह प्रणाली में देखने को मिलता है। सोन की बात करें तो ये उतनी वैसी नहीं है जो समानांतर चले, लेकिन यहाँ पर हम पुनपुन की बात करें तो ये बहुत दूर तक समानांतर क्रम में चल के फिर गंगा से मिलती है। तो ये इसकी विशेषता यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, दक्षिणी गंगा के मैदान के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं टाल या नल्ला क्षेत्र। क्या बोलते हैं, टाल या नल्ला क्षेत्र। जैसे हमने देखा था ना प्राकृतिक कगार, तो प्राकृतिक कगार के दक्षिणी भाग में ये एक प्रकार का जलमग्न निम्न भूभाग है। अब कारण क्या है देखिएगा, अब ये क्या हो गई, नदी हो गई। अब नदी के समानांतर यहां पर देखें तो नदियों के द्वारा क्या बना दिया गया है, यहां पर एक बांध बना दिया गया है। अब बांध बना दिया गया है तो इधर की जो पानी है वो तो डायरेक्टली नदी में जाकर मिलेगा नहीं, इसलिए यहां पर ये क्षेत्र जो है ना, यहां पर तो एक प्रकार के यहां पर जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो गया है। कैसा, जलमग्न क्षेत्र का निर्माण हो गया है। तो जो यहाँ पर प्राकृतिक कगार है गंगा नदी के द्वारा निर्मित, तो इसके दक्षिण में आपको एक निम्न भूभाग दिखाई देगा जो जलमग्न रहता है ना, जलमग्न रहता है। इसको हम बोलते हैं टाल क्षेत्र या फिर इसी को हम बोलते हैं नल्ला क्षेत्र। और इसका विस्तार आपको कहाँ से, तो पटना से लेकर आपको मोकामा तक दिखाई देता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ, तो पटना से लेकर मोकामा तक। और इसकी बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर की चौड़ाई में ये आपको दिखाई देता है। क्या, तो टाल क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कई सारे टाल है, जैसे बड़हरिया टाल हो गया, सिंघोल टाल हो गया, मोकामा टाल हो गया, मोर टाल हो गया। तो ये सभी क्या है, टाल क्षेत्र है। टाल क्या है, तो जलमग्न निम्न भूभाग है जो आपके गंगा के द्वारा निर्मित जो प्राकृतिक बांध है, प्राकृतिक कगार है, उसके दक्षिण में देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी दक्षिणी गंगा के मैदान की विशेष
विशेषताएं। ठीक है, क्लियर है, सारी चीजें दिमाग में बैठ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे हम आते हैं पठारी प्रदेश पर। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश की। किसकी? दक्षिणी पठारी प्रदेश की। अब देखिएगा, दक्षिणी पठारी प्रदेश, ये जो सभी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मुख्य रूप से किसके भाग हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जो आपके छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, जो भी प्रश्न है, प्रश्न दिमाग में रखिए, आप पूछ लीजिएगा, बिना उत्तर दिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। अब पढ़ाते वक्त बीच में कमेंट आता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। जब मैं समय देता हूं तब आप लोग पूछ नहीं पाते, और आपके कमेंट आते आते तब तक मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अंतिम में प्रश्न को लिख के रखिए, टिक आउट करके रखिए, और अंतिम में पूछ लीजिए, सारी चीजें बता के ही जाऊंगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम देखें पठारी प्रदेश की, तो कई बार पूछा गया है कि ये किसके विस्तार है। तो यहां पर आपको छोटा नागपुर का पठार दिखाई देगा, है ना। तो छोटा नागपुर के पठार का ही देखा जाए तो ये सीमांत है, यानी कि सीमा का अंत। छोटा नागपुर के पठार के सीमा का अंत आपको बिहार के दक्षिणी जिलों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है कि छोटा नागपुर पठार का ही ये विस्तार है। और इसके विस्तार की बात करें तो पश्चिम में कैमूर से लेकर, है ना, पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में आपको बांका तक दिखाई देता है ना। पश्चिम में कैमूर से लेकर आपको पूर्व में बांका तक दिखाई देता है। और बिहार की भूभागों में देखें तो बिहार के भूभागों में सबसे प्राचीनतम अगर कोई भूखंड है तो वो हमारा यही वाला भूखंड है। कौन सा? तो यही जो आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, जो बिहार के दक्षिणी जिलों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो बिहार का सबसे प्राचीनतम भूखंड यही पठारीय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो है ये तो अभी निर्मित हो रहा है ना, अभी तो निर्माण इसका चल ही रहा है, अर्थात ये क्या है? नया है। हिमालय की भी बात करें तो हिमालय भी इसकी अपेक्षा क्या है? नया है। उससे बहुत पहले इसका निर्माण हो चुका था, प्री कैम्ब्रियन युग में ही। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत भी हम इसको 4 भागों में, 4 उप भागों में विभाजित करते हैं। किसको? तो जो हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है इसको 4 उप भागों में विभाजित करते हैं। चारों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला है कैमूर या रोहतास का पठार। कौन सा? कैमूर या रोहतास का पठार आपको कहां दिखाई देगा? तो भैया ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, मोटा करूं, पेन मोटा कर देता हूं, ठीक है ना, दिखने चाहिए। ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कैमूर या रोहतास का पठार। और इसकी बात करें तो ये विंध्य श्रेणी जो है, जो आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, उसी का विस्तार है। और इससे संबंधित 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर ये जो रोहतास का पठार है या कैमूर का पठार है, ये विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। विंध्य श्रेणी कहां? तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जबलपुर से प्रारंभ होकर रोहतास तक आपको देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये इसके स्टार्टिंग है, और यहां इसका पूर्वी विस्तार आपको कहां? तो बिहार के रोहतास में दिखाई पड़ता है। और वहां से यानी कि जबलपुर से बिहार तक देखें तो इसकी लंबाई लगभग 483 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई देखें तो लगभग 80 किलोमीटर के इसके पास चौड़ाई इसकी देखने को मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 से लेकर 450 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई हम देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे ऊंचा जो भाग है ना, कैमूर के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो रोहतासगढ़ है। रोहतासगढ़ यहां पर अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 495 मीटर। 495 मीटर। तो पठारी भाग, दक्षिणी पठारी भाग का पहला क्षेत्र जो है आपको यहां पर दिखाई पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कैमूर या रोहतास का पठार। अब इसकी बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है क्या है? सोन नदी। यहां से क्या है? ये सोन नदी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो रोहतास के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो याद रखिएगा, कौन सी नदी है भैया? सोन नदी है, बीचों बीच से निकलती है। इसके इधर क्या हो गया? तो इसके इधर छोटा नागपुर का पठार, और यहां पर देखें तो ये विंध्य श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, तो रोहतास के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करने वाली नदी कौन सी है?
में सोन नदी, ये बात याद रखिएगा। यहां पर देखें तो जो हमने बलुआ पत्थर देखा था, सैंड स्टोन देखा था, तो यहां पर सैंड स्टोन की उपलब्धता ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो सैंड स्टोन की यहां पर प्रचुरता है। ये सारी चीजें आप देख लेंगे ना, तो आगे चलेंगे हम उद्योगों पर, तो सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर पत्थर पाए जाते हैं, तो यहां पर पत्थर के प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग होंगे, जैसे सीमेंट बनाया जाएगा या फिर गिट्टी बनाया जाएगा। गिट्टी क्या होता है, वही ढलाई के लिए जो छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे संबंधित जो उद्योग आपको इधर देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, तो भैया जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई जाती है। तो पहला क्षेत्र समझ में आ गया, कैमूर या रोहतास का पठार। ठीक है, दूसरा क्षेत्र देखें तो दूसरा क्षेत्र है गया की पहाड़ी। दूसरा क्षेत्र क्या है, गया की पहाड़ी क्षेत्र। और गया की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार देखें तो यहां से आपको कहां कहां, तो औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, इन सभी क्षेत्रों में आपको विस्तार दिखाई देगा। ठीक है, ये जो विस्तार दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं गया की पहाड़ी क्षेत्र। और इसके अंतर्गत आपको कई सारी छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा, है ना, क्रमबद्ध रूप से। जैसे यहां पर आपको डमरुआ उच्च भूमि दिखाई दे रहा है, यहां पर दनुआ उच्च भूमि दिखाई दे रहा है, यहां पर टिकटिकवा श्रृंखला दिखाई दे रहा है, यहां पर सतगावा श्रृंखला दिखाई दे रहा है। तो ये सभी के सभी राजगीर की पहाड़ी का भी कई सारे भाग जो है वो आपको यहीं पर दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा क्षेत्र हो गया, किसके अंतर्गत, दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत, जिसका विस्तार आपको औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में अनेक पहाड़ी क्रम के रूप में देखने को मिलता है। ये पहाड़ियों की बात करें तो ये मैदानी भागों में विस्तृत है। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे ऊंचे ऊंचे क्या हो गए, क्षेत्र हो गए। जैसे हमने बताया था कि जब हिमालय का जब दूसरी उत्थान हुआ तो दूसरी उत्थान के क्रम में इसमें धंसान आ गया था, और धंसान आने के क्रम में यहां पर गड्ढे हो गए। तो जो गड्ढे हो गए उसमें क्या हो गया, नदियों के द्वारा लाए गए और साथ भर दिए गए, परिणामतः दो टीलों के बीच में एक बड़े से मैदान का निर्माण हो गया। तो यहां की बात करें, अगर हम गया की पहाड़ी की बात करें तो इसका विस्तार आपको मैदानी भागों में देखने को मिलेगा। इसमें देखें विभिन्न, अगर देखा जाए महत्वपूर्ण पहाड़ी क्रम में, तो आपको जेठियन की पहाड़ी देखने को मिलेगी, हिंडाज की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी, ये सभी के सभी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जो यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम गया शहर की बात करें तो गया शहर के आसपास बहुत सारी यहाँ पर पहाड़ियां हैं, जिनका नाम एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। भूतों से संबंधित इसका नाम है। ठीक है, सबसे पहले राम जी से संबंधित है रामशिला, उसके बाद भूतशिला, प्रेतशिला, है ना, तो ये तो याद हो गया ना, भूतशिला, प्रेतशिला, उनको भगाने के लिए आए रामशिला। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, भूत सीमा, प्रेत सीमा भगाने के लिए आए राम सीमा, है ना। लेकिन राम जी क्या थे, एक ब्रह्म योगी थे, तो अगले पहाड़ी का नाम है यहाँ पर ब्रह्म योगी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये सभी यहाँ की गया शहर के आसपास में विस्तृत पहाड़ियाँ हैं। रामशिला, ठीक है, भूतशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोगी, ये सभी के सभी इसके आसपास की पहाड़ियां हैं जो आपको गया की पहाड़ियों के क्रम में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पर देखें तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जहानाबाद। ये क्या है, जहानाबाद, और जहानाबाद और यहां पर देखिए ये क्या है, गया जिला। तो इन दोनों के बाउंड्री वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों के सीमा पर ही उपस्थित है वो पहाड़ी जहां पर अशोक और दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया, विहारों का निर्माण किया गया। कौन कौन सा, तो नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ी। तो कहां पर उपस्थित है, जहानाबाद और गया के बॉर्डर वाले क्षेत्र पर आपको ये पहाड़ी दिखाई देते हैं, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी की पहाड़ी। ठीक है, तो हमने देख लिए ये दूसरा क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्षेत्र के ऊपर। ठीक, यहां पर हमने देखा ये हो गया हमारा पहला क्षेत्र और ये हो गया हमारा दूसरा क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्षेत्र। ठीक, तीसरे क्षेत्र की बात करें तो तीसरे क्षेत्र को हम बोलते हैं राजगीर गिरियक की पहाड़ी, है ना, राजगीर गिरियक की पहाड़ी। ये आपको कहां पर दिखाई देगा, तो यहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा आकृति मैंने बड़ा कर दिया, छोटा कर देता हूं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको ये सभी क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा क्षेत्र हो गया, है ना, गया की पहाड़ी क्षेत्र। तीसरे की बात करें राजगीर गिरियक की पहाड़ी, और इसकी बात करें तो ये मूलतः गया के जो पहाड़ी श्रृंखला है ना, यही गया वाला जो है इसी का विस्तार है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि बाद में क्या हुआ, जो धंसान हुआ, भ्रंश नुमा संरचना यहाँ पर निर्मित हुई,
तो नदियों के द्वारा यहाँ पर मैदान निर्मित कर दिए गए, ठीक है। तो इसी का विस्तार के रूप में हम देख सकते हैं राजगीर की पहाड़ी, इसी का विस्तार है राजगीर की पहाड़ी, जो मुख्य रूप से देखें तो आपको नालंदा जिले में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से कहाँ? नालंदा जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखें तो मुख्य जो यहाँ पर पहाड़ी है उसके अंतर्गत हम वैभवगिरी, रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, कौन कौन सी? वैभवगिरी, रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, ये सभी के सभी इस पहाड़ी के अंतर्गत मुख्य पहाड़ियां है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और इन सब में देखें तो सब में सबसे ऊंचा जो है ना राजगीर की पहाड़ी के अंतर्गत, तो सबसे ऊंचा जो है वो है वैभवगिरी। और वैभवगिरी की ऊंचाई की बात करें 380 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। 380 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां पर चट्टानों की बात करें तो रूपांतरित प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है, जैसे कि क्वार्टजाइट देख सकते हैं, उसके बाद स्लेट देख सकते हैं। इन सभी यहां पर इस प्रकार की चट्टानों की अधिकता देखने को मिलती है। और ये हो गया हमारा तीसरा क्षेत्र, है ना। ये क्या हो गया? तीसरा क्षेत्र। और चौथे क्षेत्र की बात करें, है ना, चौथे क्षेत्र की बात करें तो चौथा क्षेत्र जो है उसको हम बोलते हैं नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, है ना। क्या बोलते हैं? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। और इसके अंतर्गत ये सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं चौथा क्षेत्र, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नवादा मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र। इसका विस्तार देखें तो दक्षिण में नवादा से लेकर, है ना, दक्षिण में नवादा से लेकर उत्तर में कहां? तो यहां पर आपको गंगा दिखाई दे रही है ना, और गंगा के पास तक आपको इसका विस्तार दिखाई दे रहा है। तो विस्तार कहां? तो हम देख सकते हैं दक्षिण में नवादा से लेकर, है ना, नवादा से लेकर आपको कहां तक? तो उत्तर में गंगा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत देखें तो बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है सतगावा श्रृंखला, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है गिद्धेश्वर की पहाड़ियां, ठीक है। यहां पर दिखाई दे रहा है वेतिया की पहाड़ियां, यहां पर बांका की पहाड़ियां, है ना, यहां पर खड़गपुर की पहाड़ियां है। तो बहुत सारी पहाड़ियां इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। सभी के सभी नवादा मुंगेर की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। सभी चीज आपके पिक्चर में है, अच्छे से दिमाग में डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से? तो सतगावा की पहाड़ियां, गिद्धेश्वर की पहाड़ियां, खड़गपुर की पहाड़ियां, बांका की पहाड़ियां, बेतिया की पहाड़ियां, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। यहां पर देखिए खड़गपुर, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा विस्तार देखें तो खड़गपुर पहाड़ी की है। इसका विस्तार मुंगेर से लेकर जमुई तक है। कहां से? मुंगेर से लेकर जमुई तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत भी आपको क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये था पूरा बिहार का उच्चावच, जिसके अंतर्गत हमने पहाड़ी भाग भी देखा, मैदानी भाग भी देखा, और उसके अलावे हमने इसके पठारी भाग भी देखे। सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जो भी दिमाग में प्रश्न बनता है पूछ लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए, पुष्पांजलि जी का प्रश्न है, गंगा बिहार में कौन सी जगह पे एंटर करती है? कल की कक्षा में देख लें, कल नदियां ही करने वाले हैं, है ना, कल नदियां ही करने वाले हैं। तो नदियों में हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। वहां पर एक युद्ध भी हुआ है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो ऐसे याद हो गया होगा, हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है उस युद्ध को, ठीक है। जहां पर वो युद्ध हुआ है वहीं पर वो प्रवेश करती है, ठीक है। कर्मनाशा और देखा जाए तो गंगा नदी वहां पर मिलती है, ठीक। चलिए, कल नदियाँ देखेंगे ना कुंदन जी। नदियों में मैं बता दूंगा कौन सी नदियाँ, है ना, पिक्चर के साथ दिखाऊंगा कि कौन सी नदियाँ पीनेट प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है, कौन सी नहीं आती है। इसकी बात करें तो ये पीनेट प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आएगी। आप देखेंगे इसका जो विस्तार है थोड़ा सा समानांतर चल के उसके बाद ही पठारी क्षेत्रों से आने वाली अधिकतर नदियाँ आपको पीनेट प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है। देखिए महताब जी, प्लेटू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है? सिंपल हम ये कह सकते हैं, है ना, कि प्लेटू जो है पुरानी
पहाड़ी है जो काट छाट के अब ऊपर से प्लेन हो चुकी है उसको हम प्लेटू कह लेते हैं, और जो नई पहाड़ी क्षेत्र है जिसका उत्थान आज भी जारी है उसको हम क्या कह लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। ये सामान्य भाषा में है, इसका डिफिनीशन देखें तो और भी अलग अलग हो जाता है, उतना डिटेल में नहीं जाना, वो हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये टेलीग्राम पे मैप चल जाएगा, मैं अभी क्लास समाप्त होते ही आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना, उसको मैं वहाँ पर डाल दूँगा। क्या ज़्यादा हो गया, इतना ही रहने दे, आज इतना ही रहना है, आगे नहीं करना। नहीं, कई लोग हैं करने वाले, कई लोग हैं नहीं करने वाले। इतने छोटे छोटे करें फिर तो हमारी 4 महीने तक क्लासेस चलेगी। आधे घंटे और लगेंगे, आधे घंटे और कर लीजिए, एक टॉपिक और कर लेते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसे अगर हम करेंगे ना तो 4 महीने तक सब्जेक्ट चलते रहेगा, ठीक है ना। एक टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, भौगोलिक प्रदेश। ठीक, एक ही पेज है, इसी पेज पे सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, इसमें नोट्स मैंने नहीं लिखा है, यहीं पर बस समझ लेना है, ठीक है, यहीं पर समझ लेना है। देखिएगा, भौगोलिक प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे अगर हम बिहार को देखें तो पूरे बिहार को, जैसे कई सारे भूगोलविद हैं, उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम इनायत अहमद और प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह के आधार पर देखा जाए तो जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में कुछ अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, बनावट भी अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो इन सभी के आधार पर पूरे बिहार को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेसर इनायत अहमद जी का, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह जी के द्वारा पूरे बिहार को कितने, तो 10 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। बस इसको दिखा दे रहा हूं, इसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं, है ना, बस दिखा दे रहा हूं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भौगोलिक प्रदेश कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर क्या क्या, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखें तो 10 प्रदेश कौन कौन से। सबसे पहला हमने देखा तराई प्रदेश, सारी चीज़ें हमने कर लिया है, बस इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कहाँ पर क्या विशेषता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ मिट्टियों में हेरफेर हो जाता है, वर्षा की हेरफेर देखने को मिलती है, तो इन सभी के आधार पर, है ना, जैसे कि जलवायु हो गया, मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया, भूमि उपयोग के प्रारूप हो गए, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अधिवास के प्रकार हो गए। जैसे अधिवास के प्रकार की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में अधिकतर अधिवास आपको देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर देखें जैसे कि एक वो दियारा क्षेत्र है ना, तो दियारा क्षेत्र जो होता है वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर अधिवास जो होता है वो फाइनली नहीं होता, वहाँ पर प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का हम बना लेते हैं, ठीक है। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इन सभी को देखते हैं। तो इन सभी के आधार पर जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, भूमि के उपयोग, इन सभी के आधार पर पूरे बिहार को 10 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला तराई प्रदेश, दूसरा घाघरा गंडक दोआब, तीसरा गंडक कोशी दोआब, चौथा कोशी महानंदा दोआब, पांचवा कर्मनाशा सोन दोआब, छठा सोन किऊल दोआब, सातवां पूर्व मध्य बिहार का मैदान, 8वां गंगा दियारा क्षेत्र, 9वां कैमूर का पठार, और 10वें की बात करें अभ्रक प्रदेश। इन 10 प्रदेशों में विभाजित किया गया है पूरे बिहार को। इसको हम बहुत ही तेजी से देखते हैं, सारी चीजें आप सभी को समझ में आएगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तराई प्रदेश की। तो तराई प्रदेश हमने देखा है ना, तराई प्रदेश हमने देखा। तराई प्रदेश के बारे में हम देखें तो तराई प्रदेश जो है वो गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो हमने देखा,
ठीक है। उत्तर पश्चिम में देखें तो जो शिवालिक है, शिवालिक की जो सोमेश्वर श्रेणी है और रामनगर दून की पहाड़ी है, वहां पर यह क्षेत्र देखने को मिलता है और यहां पर लगभग 140 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और इतनी अधिक वर्षा होने के कारण ये जो भूमि है ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। यहाँ पर कृषि की जाती है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, लेकिन कृषि की जाती है किस तरीके से, तो एक तो परंपरागत तरीके से और उसके साथ साथ नई प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके यहाँ पर कृषि कार्य की जाती है। लेकिन अधिकतर ये क्षेत्र जो देखे ये क्या है, वन वाले क्षेत्र है, दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश की बात करें तो इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये प्रदेश बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है। कृषि के लिए यह देखें तो यहाँ एक अच्छी भूमि है कि कौन सी फसलों के लिए, तो जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर हम धान उगा लेंगे, जूट उगा लेंगे और गन्ना उगा लेंगे। तो यहां पर जो इतनी वर्षा होती है इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में हम धान, जूट और गन्ना इन सभी को बड़े ही अच्छे से हम उपजा लेते हैं। और अधिक वर्षा होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो कैसी है, तो दलदली क्षेत्र है। दलदली के साथ साथ यहाँ पर घने जंगलों का क्षेत्र है और इसी कारण देखें तो यहाँ पर जो बस्तियां हैं वो प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां हैं, घनी बस्तियां देखने को नहीं मिलती। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हो गए, तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये वाला क्षेत्र हो गया, इसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। पहला क्षेत्र क्लियर है, देखते हुए चलिएगा। पहला क्षेत्र क्लियर है, ठीक। चलिए अब दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र हो जाएगा हमारा घाघरा गंडक दोआब, है ना। घाघरा गंडक दोआब, ये होगी घाघरा, ये हो गई गंडक और ये जो क्षेत्र हो गया ये हो गया घाघरा गंडक दोआब। यहाँ की विशेषता क्या है देखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें वर्षा की बात करें तो यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है। इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से, तो सारण, सिवान और गोपालगंज, ये 3 जिले हैं किसके अंतर्गत, घाघरा गंडक दोआब के अंतर्गत। इसकी बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। कैसा, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और ऐसी क्षेत्रों में देखिएगा वर्षा कितना है, 120 सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में यहाँ पर धान, मक्का, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन, ये सभी प्रकार के फसलों को यहाँ पर उत्पादित कर लिया जाता है। कौन कौन सी, तो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, तिलहन और इसके साथ साथ दलहन का भी खेती यहाँ पर हम आसानी से कर लेते हैं। कृषि की दृष्टि से देखें तो ये समृद्ध प्रदेश है, यहाँ पर सभी चीजें क्या है, उत्पादित किया जाता है और इसी कारण यहाँ पर कृषि से संबंधित उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। जैसे इन क्षेत्रों में देखें, जैसे मैं इसी क्षेत्र से हूँ तो यहाँ पर क्या है, गन्ने का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है और जहाँ पर गन्ने का उत्पादन अत्यधिक होगा वहाँ पर गन्ने से संबंधित जो चीनी उद्योग होता है, चीनी उद्योग का विकास यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगी। तो चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, तो गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, मीरगंज हो गया, मरौरा हो गया। इन सभी क्षेत्रों में आपको चीनी मिल देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, मीरगंज और मरौरा, इन सभी क्षेत्रों में आपको चीनी मिल दिखाई देगा। कारण क्या, कि यहाँ की अवस्थिति ऐसी है जिसके कारण यहाँ पर गन्ना उत्पादित कर लिया जाता है। तो ये दूसरा क्षेत्र समझ में आ गया। पहला हमने देखा तराई प्रदेश, दूसरा गंगा दोआब क्षेत्र, ठीक है। अगला क्षेत्र हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्षेत्र हम देखें तो ये हो गया गंडक और ये हो गया कोसी, ठीक है। तो इसके बीच का ये जो क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र, इसको हम बोल लेते हैं गंडक कोसी दोआब। यहाँ की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, दिमाग में दिखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर आगे बढ़े तो सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, ये सभी के सभी जिले आपको इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप देखें तो दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो इस क्षेत्र में उद्योगों की अधिकता देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर चीनी उद्योग भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ फल प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर फलों का उत्पादन होता है, परिणामतः यहाँ पर फल प्रसंस्करण उद्योग भी देखने को मिलता है। जैसे दरभंगा में
आम बड़े मात्रा में उत्पादित किया जाता है। मुजफ्फरपुर में लीची बड़े मात्रा में उत्पादित किया जाता है। हाजीपुर की बात करें तो वहाँ की केला मशहूर है, तो हाजीपुर केला की बागवानी के लिए मशहूर है ना। तो ये सभी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर फलों का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी उगाई जाती है, तो यहाँ पर धान उगा लिया जाता है, धान के साथ साथ यहाँ पर गेहूं भी उगता है, गन्ना भी उगता है, जौ भी उगा लेते हैं, मक्का भी उगा लेते हैं, दलहन और तिलहन, ये सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन ये जो गंडक कोशी दोआब है यहां पर कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा गन्ना, तंबाकू और लाल मिर्च यहाँ की प्रमुख नगदी फसल है। नगदी फसल क्या कहलाती है, तो वैसे फसल जो डायरेक्टली खेत से हम बेच दें, है ना। जैसे व्यापारी आते हैं खेतों में आए और डायरेक्टली फसल कटते ही बिक गया, ऐसे फसलों को हम बोलते हैं नगदी फसल। तो इन क्षेत्रों में देखें तो गन्ना, तंबाकू और लाल मिर्च यहाँ की प्रमुख नगदी फसलों में देखा जाए तो प्रमुख नगदी फसल है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जब कृषि करेंगे तो वहां पर सारी चीजें डिटेल में मैं लिखवाऊंगा, इसलिए यहां पर नहीं लिखवा रहा। यहां पर बस प्रदेशों की व्याख्या कर रहा हूं कि किन क्षेत्रों में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर देखिए तो चीनी उद्योग का जो केंद्र है इन क्षेत्रों में, जैसे कि चनपटिया हो गया, ठीक है, उसके बाद सुगौली हो गया, मोतिहारी, समस्तीपुर, बगहा, ये जो सभी जिले हैं इन सभी जिलों में आपको यहाँ पर चीनी उद्योग दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद देखिए इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका बरौनी, और बरौनी की बात करें तो बरौनी इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिकरण नगर है। कौन सी, बरौनी। बरौनी सबसे प्रसिद्ध औद्योगिकरण आपका नगर है, और यहाँ पर क्या क्या बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको यहाँ पर उर्वरक का कारखाना देखने को मिलता है, तेल शोधक अर्थात रिफाइनरी भी आपको देखने को मिलता है, ताप विद्युत केंद्र, है ना, ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे उद्योग आपको यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ दुग्ध उद्योग की बात करें तो दुग्ध उद्योग जहाँ पर दूध का उत्पादन होता है तो इसके अंतर्गत आपका बरौनी भी आ जाता है और मुजफ्फरपुर भी आ जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों की विशेषता ये हम देख सकते हैं। ये बातें क्लियर है, तो 3 क्षेत्र क्लियर है, 1 2 3। चौथे क्षेत्र पर चलते हैं। चौथे क्षेत्र को हम यहां पर बोलते हैं कर्मनाशा सोन दोआब। ठीक है, कर्मनाशा सोन दोआब, ठीक, देखिएगा कर्मनाशा सोन दोआब। ठीक है, कर्मनाशा, इससे पहले एक हमारा छूट रहा है, इसकी बात कर लेते हैं, ये चौथे क्षेत्र की। ये कौन सा है, तो हमारा कोशी महानंदा दोआब। ठीक है, कोशी महानंदा दोआब तब आएंगे हम 5वें पर। ठीक है, तो चौथे की बात करें कोशी महानंदा दोआब, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। ठीक है, क्या हो गया मेहताब जी, बताइएगा। कि बीच में ऐसे कमेंट करें, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बीच में कमेंट आता है डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्षेत्र हम देख रहे हैं कोशी महानंदा दोआब, इसकी विशेषता क्या है देखिएगा। तो इस प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आपको ध्यान में रहना चाहिए, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा, ये सभी जो जिले हैं ये सभी के सभी जिले जो हैं ये किसके अंतर्गत, कोशी महानंदा दोआब के अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ की अधिकता आपको देखने को मिलती है। क्या है, कोशी नदी है, और कोशी नदी के द्वारा यहाँ पर बड़े स्तर पर हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ लाई जाती है। ठीक है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कृषि और उद्योग, इसके साथ साथ जो परिवहन है ये सभी यहाँ पर डिस्टर्ब रहते हैं। अर्थात बाढ़ आएगा तो कृषि भी डिस्टर्ब होगा, है ना, रोड जो होगा वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो परिवहन भी यहाँ पर पिछड़ा अवस्था में है, उद्योग भी यहाँ पर पिछड़ी अवस्था में देखने को मिलती है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, जिससे कोशी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं इन सभी नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका लाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो हिमालयी नदियाँ है, प्रतिवर्ष इसमें 12 मास क्या रहता है, पानी रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ से बड़े स्तर पर पानी को जलवाष्प के रूप में उठाकर इधर लाया जाता है, और इन सभी के द्वारा कोशी नदी और उसकी सहायक नदियों में जल भर दिया जाता है। परिणामतः इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आता है ना। तो प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ पर कृषि अवरुद्ध हो जाता है, परिवहन अवरुद्ध हो जाता है, और साथ ही साथ उद्योग की संरचना भी उतना देखने को आपको नहीं मिलता। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर
इतना सारा होने के बाद भी यहाँ पर कृषि कार्य की जाती है, लेकिन बाढ़ की संभावना के कारण खेती का जो भविष्य होता है, यानी कि जो हम यहाँ पर फसल लगा रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, इस पर देखा जाए तो निश्चितता नहीं होती। सरकार के द्वारा यहाँ पर कोशी परियोजना लाई गई और कोशी परियोजना के द्वारा बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। उसकी चर्चा हम कहाँ, तो सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्षेत्र। पांचवें क्षेत्र की बात करें तो पांचवा क्षेत्र हो गया, ये हो गया अपना कर्मनाशा नदी और ये हो गया सोन नदी। ठीक है, तो पांचवा क्षेत्र की बात करें, पांचवा क्षेत्र हो गया हमारा कर्मनाशा सोन दोआब। ठीक है, कर्मनाशा सोन दोआब, और कर्मनाशा सोन दोआब की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से जिले, तो भोजपुर दिखाई देगा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, ये सभी जिले किसके अंतर्गत, कर्मनाशा सोन दोआब के अंतर्गत आएंगे। यहाँ की बात करें तो ये जलवायु की दृष्टि से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उतनी वर्षा नहीं हो पाती, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो यहाँ पर सोन नदी पर एक परियोजना बना दी गई है ना, एक बैराज बना दिया गया, और उस बैराज के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्थित नहर प्रणाली चला दी गई, और व्यवस्थित नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था का विकास कर दिया गया। परिणामतः इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर कृषि कार्य किया जाता है। पहले यहाँ पर कृषि कार्य नहीं हुआ करता था, लेकिन नहरों का निर्माण करके इस क्षेत्र को कृषि योग्य क्षेत्र में हम परिवर्तित कर दिए। यहाँ देखा जाए तो अधिकांशतः ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है, और ग्रामीण जनसंख्या आप सभी को पता है सभी के सभी कृषि पर आधारित रहती है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हम देखा जाए सबसे ज्यादा यहाँ पर धान उत्पादित किया जाता है ना, सबसे ज्यादा धान उत्पादित किया जाता है। उसके बाद गेहूं, दलहन, तिलहन, और तिलहन के साथ साथ यहाँ पर आलू भी प्रमुखता से उगाई जाती है। यहाँ पर देखें तो कृषि है ना, कृषि प्रदेश के इस प्रदेश में बात करें कृषि आधारित, तो कृषि आधारित उद्योगों की भी अपार संभावनाएं देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गेहूं भी उत्पादित हो रहा है, धान भी उत्पादित हो रहा है, उसके बाद दलहन, तिलहन, और तिलहन के साथ साथ आलू है तो भैया हम चिप्स बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखा जाए कृषि आधारित उद्योगों की भी अपार संभावनाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा जाए सबसे ज्यादा तो चावल मिल का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था है, और जहां पर सिंचाई व्यवस्था सही होगी वहां पर धान का उत्पादन अत्यधिक होगा। परिणामतः यहाँ पर धान का उत्पादन ज़्यादा होता है, और धान का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर चावल मिलों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ना, चावल मिलों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सूखा पड़ता है, एकदम पड़ता है। आपदा एवं आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है वहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। अभी बस विशेषताओं को हम देख रहे हैं है ना, अभी बहुत कुछ बाकी है भैया, ठीक है ना। अभी तो बस विशेषताओं को मैं बता रहा हूँ, ये देखा जाए तो सामान्य भाषा में अभी भी इंट्रोडक्शन ही आप सभी को दे रहा हूँ। आपदा एवं आपदा प्रबंधन में देखेंगे कि ये सभी क्षेत्र क्या है, सूखे क्षेत्र है, और वो क्या है यहाँ पर बाढ़ वाले क्षेत्र है। तो उस आपदा के अंतर्गत हम देखें तो उस आपदा के लिए कैसे कैसे प्रबंधन किया जाता है, बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन से विभाग बनाई गई है, साथ ही साथ केंद्र सरकार के कौन कौन से विभाग है जो उसमें अपना योगदान देते हैं, सारी चीजें देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है भैया, इंट्रोडक्शन बस जान पहचान हम कर रहे हैं बिहार की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। पांचवा क्षेत्र जिसको हमने कहा कर्मनाशा सोन दोआब। ठीक है, कर्मनाशा सोन दोआब। उसके बाद देखें तो इधर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं किऊल, है ना, क्या बोलते हैं, किऊल नदी, है ना। यहाँ या फिर यहाँ मैप पे क्लियर नहीं दिखा रहे, मतलब यहाँ से ये निकलती है किऊल नदी। तो अगला हमारा क्षेत्र हो जाएगा, छठा जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं सोन किऊल दोआब। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोन किऊल दोआब। और इसके अंतर्गत देखें तो ये कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी निम्न वर्षा होती है, परिणामतः यहाँ पर भी सूखा देखने को मिलता है। सूखा देखने के दो कारण, एक तो पठारी नदियाँ हैं, पठारी नदियों में 12 मास जो है ना, 12 मास जो है कल की नदियां हम करेंगे, वहां पर पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाकर गंगा नदी से मिलती है। ऐसे प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कल जो है, कल डिटेल में देखिएगा विद ग्राफिंग,
है ना, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है। ठीक, आज बस नदियों की अवस्थिति देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, और कल सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसकी हम बात कर रहे थे किसकी, सोन किउल दोआब की। तो यहाँ पर भी निम्न वर्षा का क्षेत्र है। कारण क्या, तो एक तो नदियाँ जो है पठारी क्षेत्रों से आती है, ठीक है, पठारी क्षेत्रों से आती है। पठारी क्षेत्रों की नदियों में 12 मास पानी नहीं होती, और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में वर्षा भी कम होती है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो अक्सर सूखे की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती रहती है, बनती रहती है। इसके अंतर्गत देखें तो जो पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, लखीसराय, नवादा, ये जितने भी जिले हैं ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले, तो पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, लखीसराय, नवादा, ये सभी के सभी जिले किसके अंतर्गत, तो सोन और किउल दोआब के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अरवल और औरंगाबाद में जो सोन नदी पर जो बांध बनाया गया है, तो उसके अंतर्गत जो नहर प्रणाली है उसके द्वारा यहाँ पर सिंचाई हो जाती है। सोन परियोजना हम पढ़ेंगे, है ना, सोन नदी पर जो बनाई गई है, बैराज बनाकर वहाँ से नहरें निकाली गई, एक नहर इधर चली गई और एक नहर इधर चली गई। ठीक है, तो एक हिस्सा से इधर सिंचाई होती है, एक हिस्सा से इधर। तो यहाँ पर हम देखें तो जो सोन नहर प्रणाली बनाई गई, इसके द्वारा जो अरवल है ना, अरवल है, और अरवल के साथ साथ यहाँ पर हम देखें तो अरवल के साथ साथ औरंगाबाद, इसके द्वारा पूर्वी नहर प्रणाली के द्वारा, पूर्वी सोन नहर प्रणाली के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। परिणामतः यहाँ पर भी कृषि कार्य कर लिया जाता है, और कृषि के अंतर्गत यहाँ पर धान, गेहूँ, चना, मसूर, खेसारी, ये सभी के सभी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी यहाँ पर क्या कर ली जाती है, फसलें उगा ली जाती है। क्लियर है, तो ये सभी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके साथ साथ देखें तो इसी प्रदेश में बिहार शरीफ और ओबरा में रेशमी वस्त्र उद्योग स्थापित है। गया के मानपुर में हस्तकरघा उद्योग स्थापित है। गलिया उद्योग है ना, गलीचा उद्योग है ना, गलीचा उद्योग का भी विकास हुआ है। अब ये मत पूछिए गलीचा उद्योग क्या है, उद्योग में करेंगे भैया, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हस्तकरघा उद्योगों का विकास यहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ देखिए औरंगाबाद में, तो ये क्या है, पठारी क्षेत्र है, परिणामतः यहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास हो गया है। साथ ही साथ खाद्य तेल उद्योग भी स्थापित किया गया है आपके औरंगाबाद में। ठीक है, तो खाद्य तेल क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था और साथ ही साथ पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी स्थापित कर लिया गया है। ये बातें क्लियर है। तो हमने कौन कौन से क्षेत्र देख लिया, तराई, ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 क्षेत्र हमने देख लिया, बच गए हमारे 4 क्षेत्र। ठीक है, तो 4 क्षेत्रों की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। 7वां क्षेत्र देखें तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं पूर्व मध्य बिहार का मैदान। ठीक है, कौन सा, पूर्व मध्य, चलिए बीच में फिर विकास जी आप कमेंट कर दिए, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ बीच में कमेंट मत कीजिए, अंत में मैं समय देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि किस दुआब में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है, इसका रिटर्न दीजिएगा ताकि नोट्स में शामिल कर पाएंगे। भैया सारी चीज़ें इस ग्राफ में है ना, जो ये पिक्चर मैं डालूंगा सारी चीज़ें तो है। आपको यहाँ पर ये भी नदी दिखाई दे रही है, ये भी नदी दिखाई दे रही है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले हैं वो तो आप देख पाएंगे ना, ये सारी चीज़ें मैप में हैं। अब इतना भी आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर तो अच्छी बातें नहीं है ना, नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप लोग बताइए, यहाँ पर जिले भी हैं, जिले भी दिखाए गए हैं, ये जिले की बाउंड्री है, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, ये क्या हो गया पूर्वी चंपारण हो गया, ये सीतामढ़ी, ये शिवहर, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर नदियाँ भी है, तो नदियों के बीच में कौन कौन से जिले हैं आप नोट्स नहीं बना सकते। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर तो कैसे बीपीएससी की तैयारी हो पाएगी भैया। जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा वो सारी चीज़ें मैं देता हूँ। ये जितना मैं बोर्ड पे लिख के लाता हूँ इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला, ये आप लोगों के भलाई के लिए मैं लिख के लाता हूँ। ठीक है ना, आप लोगों के भलाई के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे में मेहनत करता हूँ। 2 घंटे तो घर पे मेहनत होती है और 1.5-2 घंटे यहाँ क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। 4 घंटे आपके लिए मेहनत करता हूँ। मैं चाहूँ तो 1.5 घंटे में मेरा काम हो सकता है, बाकी 2.5 घंटे अतिरिक्त सम्मिलित करने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बस आप लोगों का है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। तो जो यहाँ पर हो पाता है उतना तो कर लीजिए, बाकी जितना नोट्स में मैं देता हूँ वो काफ़ी है। ठीक है ना,
वाह हो पाएगा, लेकिन आप कर देते तो मज़ा आ जाता, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। किसी पे इतना भी आश्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कर्मविक्की जी बोले नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट को भी यहाँ पर जिले दिखाई देगा, नदियाँ दिखाई देगी, कौन कौन सी नदियाँ हैं। और इसके बाद भी नहीं हो पाएगा तो फिर तो मैं हूँ भैया, जब नहीं हो पाएगा अंतिम रूप से तो मैं तो दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने के पश्चात ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अभी लंबी हमारी कक्षाएं चलने वाली है, 1.5 महीने के आसपास चलेगी, तो 1.5 महीने तक मैं साथ हूँ। इतने दिन में अगर नहीं हो पाता है तो फिर बोलिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक। आगे बढ़े, बात कर रहे थे हम पूर्व मध्य बिहार का मैदान। पूर्व मध्य बिहार के मैदान के अंतर्गत देखें तो आपको मुंगेर, बांका, है ना, जमुई, ठीक है, मुंगेर, बांका और भागलपुर, ये 3 जिले मुख्य रूप से आते हैं ना, मुंगेर, बांका, भागलपुर, ठीक है। ये 3 जो जिले हैं, ठीक, ये 3 जिले आपको किसके अंतर्गत आते हैं, तो पूर्व मध्य बिहार के अंतर्गत, ठीक। पूर्व मध्य बिहार के मैदान के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, मुंगेर, बांका, भागलपुर। अब देखिएगा यहाँ की विशेषताएं क्या है, तो इनमें से देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों का विकास बहुत ही कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो कृषि और उद्योग दोनों ही मामलों में ये जो क्षेत्र है ये क्या है, पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है। चाहे कृषि की बात करें या उद्योग की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर धान, दलहन, तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं और इनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें तो सिंचाई की समुचित सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इसके कारण यहाँ पर बड़े स्तर पर कृषि कार्य नहीं हो पाते, जो मुख्य रूप से जो हमारे पंप सेट है इनका प्रयोग किया जाता है। जब हम कृषि करेंगे तो वहाँ पर सिंचाई और सिंचाई के साधन भी करने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में किसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। बिहार की अधिकतर अगर हम खेतों की बात करें तो जो आपका मानसून है, मानसून आधारित ही यहाँ पर किया जाता है, जो बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि सिंचाई सुविधा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो किऊल, बरुआ और चंदन, 3 यहाँ पर देखा जाए तो 3 नदियों पर यहाँ पर जलाशय देखने को मिलता है, ठीक है। वो सारे जलाशय कल के कक्षा में हम देखेंगे, जहाँ पर हम जो हमारा नदी तंत्र है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो बंदूक आप सभी लोग जानते हैं, तो मुंगेर में बंदूक के कारखाने, तंबाकू के कारखाने और साथ ही साथ दूध से संबंधित उद्योग स्थापित किए गए हैं। भागलपुर में देखें तो भागलपुर में सिल्क उद्योगों का विकास हुआ है। तो इन सभी क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। ये हो गया हमारा 7वां क्षेत्र। 8वें क्षेत्र की बात करें तो 8वां क्षेत्र हमारा हो जाता है यहाँ पर कैमूर का पठार, है ना। 8वां क्षेत्र हो जाता है कैमूर का पठार। और इस क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो इसका विस्तार जो है दक्षिण पश्चिमी बिहार में, कहाँ, दक्षिण पश्चिमी बिहार में, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी बिहार में आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ, तो ये कैमूर और रोहतास क्षेत्रों में, है ना। कैमूर और रोहतास की हमने पहाड़ियाँ देखी थी, यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पहाड़ है हमने अभी अभी देखा था कि विंध्य पर्वत का ही क्या है, भाग है। और ये पठारी क्षेत्र जो है लगभग 350 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वहाँ पर धान, गेहूँ और जौ, धान, गेहूँ और जौ ये मुख्य रूप से यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पत्थरों की उपलब्धता है, प्रचुरता है, परिणामतः यहाँ पर पत्थर आधारित उद्योग विकसित हुए हैं। जैसे कैमूर के पठार में देखें तो पायराइट्स और फास्फेट पाया जाता है। पायराइट्स आधारित गंधक का उद्योग आपको आमझोर में देखने को मिलेगा और चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग का देखा जाए तो ये आपको बंजारी में देखने को मिलेगा। तो आमझोर में आपको पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग और साथ ही साथ चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये आपको बंजारी में देखने को मिलेगा। कारण क्या है, तो यहाँ पर पत्थरों की उपलब्धता है। उसके बाद अगला क्षेत्र देखें, है ना, ये हमारा हो गया 8वां क्षेत्र।
9वें क्षेत्र की बात करें तो 9वां क्षेत्र हो जाता है हमारा अभ्रक प्रदेश। और अभ्रक प्रदेश की बात करें तो जो झारखंड का कोडरमा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहा कोडरमा। तो झारखंड का जो कोडरमा है उस कोडरमा का ही ये विस्तार है। उस कोडरमा अभ्रक पट्टी जो है उसी का विस्तार आपको बिहार में भी देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत देखें तो झांझा, जमुई, गया, नवादा, ये सभी क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों को हम अभ्रक प्रदेश के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभ्रक बलथर मिट्टी में मिश्रित होता है। जो अभ्रक होता है वो बलथर मिट्टी में मिश्रित होता है और उसी से हम क्या करते हैं, अभ्रक को निकालते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिल्क और लाह का उत्पादन भी इस क्षेत्र में किया जाता है और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पर धान, दलहन और तिलहन का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 9 क्षेत्र हमने देख लिया, ये हो गया हमारा 9वां क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा 9वां क्षेत्र। और 10वें क्षेत्र की बात करें तो वो हो गया हमारा गंगा दियारा क्षेत्र। गंगा दियारा क्षेत्र की बात करें तो जो आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। दियारा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होता है, बाढ़ पहुँच जाता है। तो गंगा क्षेत्र की बात करें तो गंगा दियारा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है। वह क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है और बाढ़ के बाद जो भूमि वहां पर दिखाई पड़ती है ना, वहां पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है और उसी क्षेत्र को हम दियारा क्षेत्र कहते हैं। यहां पर देखा जाए कैसी मिट्टी होगी भैया, तो जलोढ़ होगी और जलोढ़ के साथ साथ नवीन प्रकार की, क्योंकि यहां पर बाढ़ आ रहा है तो यहां पर नवीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहां पर कृषक जो है वो अस्थायी प्रकार का अधिवास निर्मित करते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उन सभी के सहारे, बांस फूस के सहारे, घास फूस के सहारे वहां पर अस्थायी प्रकार के घर बनाते हैं। घर बना के वहां पर रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं और जैसे ही बाढ़ आता है वहां से अपने घर उठा के चले आते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो जो गंगा का क्षेत्र है उसी के आसपास आपको सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे पूरे भौगोलिक प्रदेश जिससे आप सभी का मैंने यहाँ पर परिचय करवाया। अब इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है? वाह ऋषि जी वाह, आपने फायर किया है ना, 4 फायर में नल्ली फट जाती है। मैंने भैया नहीं किया है फायर, आपने किया है तो सही है।